नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में जी मीडिया नेटवर्क, जी न्यूज पर, जी मंच पर इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, ब्रांड गडकरी से जाने जाते हैं, नितिन गडकरी जी, जो इस वक्त हाईवे मैन ऑफ इंडिया से भी कई लोग इनको कहते हैं। मेरे साथ नितिन जी आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं इस वक्त नागपुर में ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा बहुत घूम रहा था। मैं राम जी श्याम जी पोहे वाले पे मैंने पोहे खाए, क्योंकि मैं इंदौर से भी खुद आता हूँ। यहाँ पे तरी वाले पोहे मिलते हैं, हमारे वहाँ पे सेव के साथ में पोहे मिलते हैं। तो वहाँ पे मैं लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि क्या लगता है नागपुर में, तो 10 में से 9 लोग कह रहे हैं यहाँ पे सर्वे करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो 100% गडकरी जी का जो काम है वही चलेगा और इस बार ज़्यादा मार्जिन से भी जीतेंगे। तो गडकरी जी, मेरा सवाल ये है कि अब अक्रॉस द कंट्री एक देखा गया है कि यू ऑल्सो बीन ब्रांडेड एज द हाईवे मैन ऑफ इंडिया। तो क्या आपने देखा कि डिफरेंस किस तरीके से रहा है? क्योंकि अगर मैं हाईवेज की बात करूं, से फॉर एग्जांपल जो आपकी मिनिस्ट्री रही है, देयर हैज बीन अ रिमार्केबल चेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हाईवेज जो बने हैं। अगर मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, अब आप टारगेट रख रहे हैं कि 5 लाख वोट मार्जिन से जीतना है। सो व्हाट हैज बीन द चेंज आपके हिसाब से? आप इतने एम्बिशियस टारगेट्स किस तरीके से रख पाते हैं? क्या वर्क पैटर्न के अंदर चेंज जो आप लेके आए हैं, जो आपको लगता है देश के अंदर हुआ है? देखिए, पहली बात तो नागपुर की बात करूंगा। नागपुर में मेरा जन्म भी हुआ है और मैं नागपुर की जनता को अपना परिवार मानता हूं और जनता मुझे अपना मानती है। मैंने जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी बियॉन्ड काम किया है। मैंने कभी जातिवाद और सांप्रदायिकता का काम कभी किया नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ये मेरी विचारधारा है। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, मैं एग्रीकल्चर में विशेष रूप से काम करता हूँ। अभी मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, जबकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 भी एकड़ खेती नहीं है। पर मैं गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहता हूँ। और मेरी खुद की सोच जो मुझे मेरी विचारधारा से मिली है कि पॉलिटिक्स को सही अर्थ जो है, वी नीड टू redefine the definition of politics for the people. पॉलिटिक्स यानी केवल सत्ता कारण नहीं है, पावर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स में समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण है। तो मैं यहाँ करीब 45,000 हार्ट के ऑपरेशन कर सका हूँ, करके अभी तक हुए हैं। मैंने जिनके पैर टूटे, जो स्ट्रेचर पे थे, 350 लड़कों को जर्मन और अटोबॉक्स के मैंने पैर लगा के दिए, किसी को हाथ लगा के दिए। मैंने करीब 1 लाख लोगों की आंखें जांच की और जिनको 50,000 लोग अच्छे चश्मे दिए, कुछ लोगों को कान की मशीन दी, 25,000 का ट्रक के ऑपरेशंस किए। अभी मेरी 5 वैन से बड़ी डेंटल में, हेयर में, आंखों में, सब मैं काम करते रहता हूँ, दवाइयाँ बांटते रहता हूँ। और लोगों की सेवा करना ये राजनीति है, मुझे मेरा खुद का मानना है। कोविड के समय मैंने 100 करोड़ का साहित्य केवल मेरे कौन से पूरे विदर्भ में बांटा। ऑक्सीजन प्लांट बांटे, बाईपैक और कॉन्सेंट्रेटर बांटे, क्या सिलेंडर ऑक्सीजन के बांटे, ऑक्सीजन के प्लांट बड़े बड़े बनाए, लोगों से मांग के वो बना के दिए। इतना ही नहीं तो हवाई जहाज, एयरफोर्स के ट्रक डालकर भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम भेजकर वहां से ऑक्सीजन लाकर लोगों की जान बचाने की कोशिश की। जब रेमडेसिविर नहीं था तो वो भी बनाया, फंगस के इंजेक्शन बनाया। पर मेरी नेचुरल रिलेशनशिप पब्लिक से बन गई तो उसका फायदा मिलता है। पर मैं यही मानता हूँ कि केवल राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये मेरी कंसेप्ट है और उसका मुझे चुनाव में बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। लोग इतने मेरे ऊपर प्रेम करते हैं और उनका प्रेम देखकर मैं भी बहुत ही भावनात्मक हो जाता हूँ। और लोगों का प्रेम भी किसी भी राजनीतिक नेता के लिए उसकी पूंजी होती है, कैपिटल होता है। मेरा नागपुर की जनता का प्रेम, ये मेरा कैपिटल बहुत बड़ा है। इससे मैं खुद को खुश नसीब मानता हूँ। गडकरी जी, आपने कहा कि भाई पॉलिटिक्स शुड बी बियॉन्ड जात पात, और इनफैक्ट आप इसको हमेशा से एडवोकेट भी करते आए हैं। इस वक्त एक तरफ बात डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की हो रही है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि एक नई तरीके की पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, 50% रिजर्वेशन स्लैब को हटाने की बात की जाएगी, कास्ट रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात की जाएगी। अब आपने 4 डेकेड्स प्लस पॉलिटिक्स में आप रहे हैं,
आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स मान लीजिए जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स आपके विपक्षी दल प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, इज दिस गुड फॉर द कंट्री? क्या जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ऐसे देखिए, कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। अब्दुल कलाम साहब थे, वो मुसलमान थे, पूरा देश उनको मानता था। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, हम उनकी जात नहीं पूछते। बाबा साहब अम्बेडकर की जात नहीं पूछते। सवाल यह है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को गुमराह करना और कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ाकर चुनाव राजनीति में सक्सेस मिलाना, ये जो एक शॉर्टकट है पॉलिटिकली, इसका उपयोग कुछ लोग करते हैं। पर जो राष्ट्र के निर्माण की बात सोचते हैं, भविष्य का सोचते हैं, वो जात, पंथ, धर्म, भाषा, धर्म के ऊपर उठकर सोचते हैं। तो ये चुनाव क्या होगा, लोग क्या करेंगे, ये बात अलग है। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल, तो हमको लीड द पीपल वाला कंसेप्ट है। अपने कन्विक्शन के आधार पर लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात उनको समझाएंगे और समझे हुए लोगों की मेजोरिटी बनाकर उद्दिष्ट की तरफ जाएंगे। यही हमारी बात है। गडकरी जी, आपने राष्ट्र निर्माण की बात करी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो पिछले 10 सालों से आप और प्राइम मिनिस्टर दोनों बात कर रहे हैं, वो है हाईवेज। जिस तरीके से देश के अंदर जिस रैपिड पेस पे हाईवेज बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। अब कुछ ही समय पहले बात हो रही थी इलॉन मस्क की, एंड इलॉन मस्क के सेड कि ही इज कमिंग टू इंडिया। आपने थोड़े समय पहले कहा था कि इलॉन मस्क इज वेलकम इन इंडिया, बट उनको हिंदुस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ना कि चाइना के अंदर। आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि जब से इलॉन मस्क ने पब्लिकली कहा है कि हिंदुस्तान आने वाले, चाइना हैज सेड कि भाई हिंदुस्तान के अंदर आके कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है। यू एडवोकेटेड कि इंडिया इस वक्त 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और नंबर 1 की तरफ बढ़ सकता है। ईवी के अंदर आप एडवोकेट कर रहे हैं कि हम एक बड़ा हब बन सकते हैं। 1 मिलियन प्लस बैटरी व्हीकल्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, जो एक समय में 93,000 था। सो हाउ डू यू सी, क्या इलॉन मस्क का, टेस्ला का अगर हिंदुस्तान के अंदर आना विल बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द एंटायर? देखिए, मैं जब मंत्री बना तो हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की थी, अब वो 12.5 लाख करोड़ है। और जब मैं मंत्री बना था हम 7वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पर आए। 3 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर हम है और हमारे बाद जापान है। ये इंडस्ट्री देश को, राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। ये इंडस्ट्री करीब 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है और ये इंडस्ट्री जो है ये हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूट करती है। हमारा 2 व्हीलर जैसा है, बजाज, टीवीएस, हीरो, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। तो इलॉन मस्क जो है हिंदुस्तान में सब वेंडर्स है अभी, तो जो इलॉन मस्क अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बनाएगा उसकी कॉस्ट 100 रुपये आएगी, हिंदुस्तान में उसकी कॉस्ट 70 रुपये आएगी। तो वो धीरे धीरे मर्सिडीज से लेकर वर्ल्ड के ऑल ब्रांड्स हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। और हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, तो स्क्रैप करने से लोहा, स्टील, प्लास्टिक, रबर, कॉपर, एल्यूमिनियम सब रिसाइकलिंग होगा तो और कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ बनाने में उनकी कॉस्ट भी कम होगी और यहाँ से ऐसी लॉजिस्टिक सेंटर रही है कि वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट भी करना उनके लिए आसान होगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरा देखते हुए आ रहे हैं और उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक में अभी मैं मर्सिडीज लॉन्च की थी तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल हब, वर्ल्ड का नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया 5 साल में बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ये एनविजन करते हैं कि क्या हम चाइना को बीट कर सकते हैं एज ईवी हब, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस वक्त चाइना की जो रेट ऑफ ग्रोथ है सबसे ज्यादा है? देखो, मैं न चाइना की बात करूंगा न मुझे कोई कमेंट्स करनी, पर एक बात बताऊंगा कि 5 साल के अंदर इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। ट्रक, बसेस से लेकर कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा तक पूरा हिंदुस्तान में बनेगा। और इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, यानी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पे ये हम लोग काम करेंगे। और इतना ही नहीं, तो अब हम ये एविएशन फ्यूल भी हमारा किसान बनाएगा। वो केवल अन्नदाता नहीं, केवल ऊर्जादाता नहीं, केवल बिटुमिन भी बना रहा है किसान, अब किसान हवाई ईंधन दाता बनेगा और देश की इकोनॉमी बदल जाएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।
गडकरी जी, मैं ये हाईवेज पे थोड़ा सा और इसलिए डिटेल में पूछना चाहता हूँ क्योंकि लोगों के लिए मिस्ट्री है कि कैसे इतने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर हुए। सो आई वाज लुकिंग एट अ डेटा कि जितने पिछले 70 सालों के अंदर हुए इसमें 50% से ज्यादा जो रोड कंस्ट्रक्शन पिछले 10 सालों के अंदर हुए। सो जब आपने पहले डे पे इस मिनिस्ट्री को लिया था, किस नई अप्रोच के साथ आपने देखा था? क्या कोई एक ऐसा हाईवे जो आपके डैशबोर्ड से बाहर है इस वक्त? हाउ डू यू अप्रोच द एंटायर थिंग? किस तरीके से तब? मैं 95-2000 में मुंबई में मंत्री था जी। तो 55 फ्लाईओवर, वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये देश का हाईवे मैंने बनाया था। तो बाद में मुझे ये काम मिला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी अटल जी ने मुझे बनाने के लिए कहा था। तो मेरा विश्वास था कि पैसे की कमी नहीं है, सिस्टम और पॉलिसी ठीक प्रकार से काम करे तो हो सकता है। हमने ये करके दिखाया और मैं आपको बताता हूँ कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। गडकरी जी, आपका हैवी फोकस डेवलपमेंट पे रहा है। इनफैक्ट द एंटायर थिंग पीएम आपका डेवलपमेंट पे फोकस रहा है। अब एक अगर मैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स को मैं देखूंगा, एक थोड़ा सा कांस्टेंट क्रिटिसिज्म भी कहें, एक नैरेटिव भी रहा है कि जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जब ग्राउंड पे इतना काम हो रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है, 2047 की आप भी बात कर रहे हैं, नागपुर के अंदर डिफरेंट विकास की बात कर रहे हैं, जात पात के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, भले आपकी भी पार्टी हो गई कि कोई कल तक कांग्रेस में था, आज बीजेपी आ गया, कोई बीजेपी से कांग्रेस शिफ्ट हो गया। इस पे आपको क्या लगता है, जो इस वक्त क्या विचार जो पॉलिटिक्स में आए? बिकॉज यू आर जो विचार से ऊपर उठे हुए हैं, फ्रॉम ग्राउंड जीरो में। सो विचार इज नॉट इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिक्स। देखो, मतभिन्नता जी, ये पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचार भिन्नता ये प्रॉब्लम, विचार शून्यता ये प्रॉब्लम है। अब पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हावी हो रहा है। लोकतंत्र के प्रति आस्था, गांव गरीब मजदूर किसान के प्रगति और विकास के लिए आस्था, ये जो वैचारिक भूमिका लेकर, जैसे मैं अक्सर मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ये बात कहकर काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है। और लोग पॉलिटिक्स ऑफ एक प्रकार से कन्विक्शन के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बढ़ रहा है, इधर से उधर भाग रहे जा रहे हैं। देखो, हमारा लोकतंत्र जो है, इसमें क्वालिटेटिव चेंज होगा तब हम देश आगे जाएगा। और लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है, लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, बाद में जुडिशरी और मीडिया। चारों ने सोचना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर हम लोकतंत्र को मजबूत कैसे कर सकते हैं। और वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र में गुणात्मक सुधार करते हुए लोकतंत्र को विकसित करना, और पॉलिटिक्स ये विचारधारा के आधार पर होना चाहिए। और विचारधारा ये बहुत आवश्यक है, कोई भी विचार हो उससे प्रामाणिक रहना, पर विचार शून्यता और अपॉर्चुनिज्म ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक आस्थाओं को और पॉलिटिक्स के स्तर को गिराते हुए जा रहा है। ये सभी पार्टियों ने इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। सो इफ दैट इज द केस, वन थिंग गडकरी जी, मैं पूरे कैंपेन में ऑब्जर्व कर रहा था, लाइक इवन द कोर्स ऑफ इंटरव्यू आपने सबसे ज्यादा रीटरेट डेवलपमेंट को किया है। पर जब भी मैं ऑपोजिशन के पार्टीज के जितने भी नेता हैं उनके साथ बात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, उनका एक कांस्टेंट प्लान किया रहा है कि अगर आपकी पार्टी वापस से मेजोरिटी में आ जाएगी तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सो इफ द बीजेपी एनडीए जो आपका टारगेट है कि 370-400 पार, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। डू यू फील कि ये फेयर क्रिटिसिज्म है आपके पार्टी के ऊपर? गलत क्रिटिसिज्म है। देखिए, हम संविधान बदल देंगे जी, लोकतंत्र खतरे में आएगा, मुसलमानों को बहुत धोखा है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर हमको कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए जब कन्विंस नहीं कर सकते अपनी एबिलिटी के ऊपर, तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। गडकरी जी, इस बार आपका टारगेट जैसे 400 पार कर आपकी पार्टी का। नाउ यू आल्सो सीन द एरा ऑफ 2004, जो कई बार कहा जाता है कि भाई अटल जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट 2004 वाज एन एबरेशन एंड द मैंडेट वेंट टुवर्ड्स द अदर साइड। कहीं क्या इस बार आपको लगता है कि आयु या आप या बाकी जितने भी नेता आपकी पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस में कि 400 पार 370, और ऐसा तो नहीं कि द गोस्ट ऑफ 2004 कैन रिटर्न? नहीं, मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें 370 से ज्यादा सीटें मिलेगी, एनडीए को 30 से ज्यादा सीटें मिलेगी, और हम 400 पार पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
सो यू थिंक इट्स नथिंग ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस इसमें जैसे? नहीं जी, जो हमने 10 साल में काम किया वो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया। उसी परफॉर्मेंस के आधार पर जनता का विश्वास हमने हासिल किया है, उसी के भरोसे हम कह रहे हैं। ये अहंकार की बात नहीं है, ये आत्मविश्वास की बात है जिसके ऊपर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। गडकरी जी, इस बात पे एक दुख होता है क्योंकि मैं आपकी पॉलिटिक्स को भी बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहा था। नाउ यू हैव सीन एन एरा जब 2 मेंबर पार्टी भी आपके पास थी, नाउ यू आर विद फुल मेजॉरिटी। ये कांस्टेंट पालमपुर की तरफ से आपके पार्टी का कमिटमेंट था राम मंदिर बनने का। नाउ इस वक्त जब एक तरफ प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इसको पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। सो ऑल द ऑपोजिशन के, इफ यू सी देयर इज अ कांस्टेंट प्लान ऑफ योर ओपोनेंट, नन ऑफ देम हैव गॉन टू प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा। आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्सपेक्टेड था? मैं तो आपको साफ बात बताऊंगा कि इज इट अ पॉलिटिक्स ऑफ इस देश के इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक प्रभु रामचंद्र थे जी, और राम मंदिर बनना ये भारतीयों के लिए ये जात, पंथ, धर्म, भाषा, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर एक अभिमान का विषय है। हम उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। मेरे पास कार्यकर्ता है, 17 तारीख को बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती नागपुर में, तो उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में आप शामिल हुई। मतलब मैं चुनाव आ रहा है 19 तारीख को, मैं कैंडिडेट हूँ और मैं राम जन्म की शोभा यात्रा में मैं शामिल नहीं होऊंगा। मैं शोभा यात्रा शुरू होती हर साल दर्शन करने वहां जाता हूँ, शुभारंभ के समय वो करूंगा। मैं शोभा यात्रा में जाकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। हम प्रभु रामचंद्र को उससे दूर रखें, तो मुझे लगता है इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। गडकरी, टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू मैं एक रैपिड फायर जो है वो आपके साथ करूंगा, एंड दिस इज व्हाटएवर द फर्स्ट थॉट व्हिच कम्स टू योर माइंड, आप जो है उसमें कह सकते हैं। जब द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई एक मुलाकात जो आपने अभी तक नहीं किया, कोई एक कॉन्वर्जेशन विद रिस्पेक्ट टू योर मिनिस्ट्री या विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स जो अभी तक आपने शेयर नहीं की है, जो आपको लगता है कि विच हेल्प्स द पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरीके की वर्किंग रिलेशनशिप? देखिए, मैं उनका सहयोगी रहा हूँ। मैं अध्यक्ष था तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और मेरे उनके काफ़ी चर्चा डेवलपमेंट के बारे में होती है, अलग अलग विषयों पर होती है। कभी कुछ विषयों के बारे में अधिकारियों को मेरे पास भेजते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, पर दोनों के बीच में जो चर्चा होती है वो व्यक्तिगत होती है, उसकी चर्चा मीडिया के साथ करना उचित नहीं होता। ऐसा कोई कठिन समय नितिन जी जो आपको याद आता है, जो आपके अभी तक पॉलिटिकल करियर के लाइफ के अंदर, करियर के अंदर पिछले समय में जो आप हमेशा रिकॉल करते हैं, एनीथिंग विच यू फील द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट अभी तक? मैं एक अलग टाइप का इंसान हूँ। कहते हैं मस्त मौला है बहुत ज्यादा। मैं अपना खाता पीता हूँ, आनंद लेता हूँ, गाना भी सुनता हूँ, स्पोर्ट्स भी देखता हूँ, गजल भी सुनता हूँ, काम भी करता हूँ, टेंशन वगैरह नहीं करता। और भगवान ने मेरी औकात और हैसियत से कई गुना ज्यादा मुझे अच्छा दिया, मैं तृप्त हूँ। अतृप्त आत्मा जो होते हैं पॉलिटिक्स में, वो अस्वस्थ ही रहते हैं, तो मैं तृप्त हूँ। What next नितिन जी? आपने हाईवेज के अंदर यू परफॉर्म फिनोमिनली। अब नेक्स्ट आप विजन क्या देखते हैं? आप नागपुर के लिए आपकी नेक्स्ट विजन क्या है? नेक्स्ट आप आने वाले 5 साल में व्हाट इज एक्साइटिंग यू? 5 लाख लोगों को विदर्भ क्षेत्र के लिए 5 साल में रोजगार क्रिएट करना चाहता हूँ, और नागपुर में अभी तक हुए 1 लाख और 1 लाख रोजगार क्रिएट करना चाहता हूँ। हम ऐसी इकोनॉमी बनाएं जो रोजगार की निर्मित करे, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, इम्पोर्ट को कम करे, और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में गांव, गरीब मजदूर, किसान की गरीबी दूर करें और वहाँ नए रोजगार निर्माण हो। इस पिन पर मैं बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल, किसान, खेती, इसमें काफ़ी काम करता हूँ, और वो मेरा रुचि का विषय है। वैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 एकड़ खेती नहीं है जी, पर मैं एग्रो विजन करता हूँ। 5 लाख किसान आते हैं। वाटर कंजर्वेशन में मैंने 1000 अमृत सरोवर बनाए। मैं दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाऊं, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं काफ़ी, मेरे सोशल इंटरेस्ट के अभियान होते हैं। मैं मस्त अपने सामाजिक कामों में रहता हूं, और मेरा विश्वास है कि अपेक्षा न रखते हुए लोगों की सेवा करते रहो, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका कोई आंकड़ा महाराष्ट्र में बीजेपी एनडीए के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की पूरी बेसलाइन पॉलिटिक्स, पिछले बार जितनी सीटें मिली थी उतने जो हमारी अलायंस की सीटें थी उससे 1-2 सीटें ज्यादा ही मिलेगी, क्योंकि इस बार काफी फोर्सेस ऐड हुए हैं। आपको लगता है कि आप इंक्रीज कर सकते हैं एनडीए? हाँ। मेरा आखिरी क्वेश्चन नितिन जी ये है कि अब फेज 1 के इलेक्शंस में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं।
आपको मैं वापस इसी पे दोहराऊंगा कि इस वक्त एक पार्ट है कि क्या आपको नहीं लगता कि वोटिंग परसेंटेज जो है अगर वो कम होता है तो आपकी पार्टी के चांसेस बहुमत क्रॉस करने के 370 के आंकड़े छूने के लिए वो कम हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को एक अंदर परसेप्शन भी आ रहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है विच इज यू डिक्लेयर्ड एज अ लीडर, दूसरी तरफ देयर इज नो डिक्लेरेशन ऑफ अ लीडर। और अगर एक सेंटिमेंट जाता है पब्लिक के अंदर कि भाई फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी वापस ही आ रही है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लेसर वोटिंग परसेंटेज। डू यू फील दैट्स, आपको लगता है मुझे कि नहीं वो एक- लगता, मुझे लगता पॉजिटिविटी और परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों के मन में भविष्य की होप तैयार हुई है और उनकी होप को पूरी करने की ताकत मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की है, ये उनका विश्वास है और उसके आधार पर निश्चित रूप से हम जीतेंगे। लोग कह रहे हैं चुनाव, ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव है, माहौल नहीं है, तो सब एनालिस्ट टीवी पे कह रहे हैं कि माहौल नहीं है चुनाव का, एक तरफा पूरा चुनाव है। ऐसा देखिए, मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि पब्लिक भले साइलेंट है पर पब्लिक हमारे साथ है और चुनाव के नतीजों के बाद आपको परिणाम से समझ में आएगा। नागपुर की आप इस बार क्या मार्जिन टारगेट करें नितिन जी आपका? मैं तो 5 लाख के ज्यादा वोटों से जीतने के बारे में टारगेट रख के काम कर रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी। नितिन गडकरी जी, आप मेरे साथ में जुड़े, जी न्यूज पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज यूनियन मिनिस्टर, वेरी वेरी सीनियर लीडर नितिन गडकरी जी, जिनको हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। मेरे साथ में इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे जी न्यूज पे जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। 205